हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया और इजराइल द्वारा जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और अब कई इजरायली वेपन्स जो हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इवन कई सोफिस्टिकेटेड इजरायली वेपन्स जो हैं ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ सर्विस में हैं। पास्ट में भी थे, लेकिन अब इनके नंबर्स जो हैं ये बढ़े हैं। खासकर जो लोकल प्लेयर्स मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस इजराइल की साइड से मिल रहा है, क्योंकि उनके द्वारा ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं खुद के रिक्वायरमेंट के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। तो थोड़ी कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर हो गई थी, जैसे कि निवे द्वारा सूर्यास्त्र को बनाया जाता है जो कि इनके पल्स रॉकेट सिस्टम है। वहाँ पर ये पाया गया था कि एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट आर्मी ने किया है, पर टेस्टिंग के दौरान इनका एक रॉकेट फट गया था। यूजुअली इन केसेस में प्रॉब्लम की तह पर जाया जाता है और देखा जाता है कि कोई डिज़ाइन फ्लॉ तो नहीं है इनके साथ। अगर हम प्रिक्योर कर लेते हैं तो वो पैसा पानी में डालना होता है, पर यहाँ पर क्योंकि इनको इंडक्ट किया गया रिकॉर्ड टाइम में इसके बाद भी, इसलिए थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। उसके बाद फिर कंट्रोवर्सी इस चीज़ को लेकर भी हो गई थी कि कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि डायरेक्टली इजरायली वेपन्स को रीब्रांड कर रही हैं और उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो ये चीज़ हम सब जानते हैं कि इजरायली वेपन्स वर्ल्ड क्लास हैं, प्रूवन भी हैं। कॉन्फ्लिक्ट में लगातार इनका यूज़ होता रहता है। ईरान के अगेंस्ट में कई ऐसे वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं, बाकी हमास और हुतीस के अगेंस्ट भी यूज़ होते रहे हैं। इवन हम खुद इनको दशकों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन इनको लेकर जो मेक इन इंडिया का मिसयूज़ हो रहा है वो हमारी डोमेस्टिक R&D को हर्ट करता है। इजराइल का यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है, वो क्यों इंडिया में इनको मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं और साथ में क्यों कोलैबोरेशन देख रहे हैं? क्योंकि इजराइल के लिए इंडिया एक बड़ा मार्केट है। इजराइल की जो डिफेंस नीड्स हैं, जो कांस्टेंट R&D नीड्स हैं, वो उनके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। उनको कॉन्स्टेंटली अपने आप को तैयार रखना पड़ता है लड़ाई के लिए, और इसलिए उनको पैसा चाहिए जो कि इंडिया जैसे कस्टमर से उनको मिलता है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टर है। साथ ही साथ अब क्योंकि इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं तो इजराइल को एक ऐसी जगह भी मिल रही है जो कि सेफ़ है उनके वेपन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उनकी कंट्री इतनी छोटी है कि जब युद्ध होता है तो सीधे उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को टारगेट किया जा सकता है। इंडिया ऐसी कंट्री है जिसके रिलेशन बाकी कंट्रीज से भी अच्छे हैं, तो यूजुअली पीसफुल है, और यहाँ पर अगर वेपन्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि रिक्वायरमेंट आने पर इनको इन वेपन्स की सप्लाई हो जाएगी। तो इजराइल का ये इंटरेस्ट है, लेकिन इंडिया को यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए इस सिचुएशन को कैपिटलाइज करना चाहिए। अगर इजराइल को एक मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए तो डेफिनेटली इंडिया को वो बनना चाहिए। इसमें हमारी कंपनीज का भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट्स हम इंडिया में बनाएंगे और इजराइल को बेचेंगे तो हमारा एक डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। तो वो भी एक मार्केट है हमारी इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए। साथ ही साथ हमारे खुद के नीड के लिए भी उन वेपन्स की सप्लाई को डाइवर्ट किया जा सकता है। पर साथ में हमें बचना होगा मेक इन इंडिया के मिसयूज़ को लेकर भी, क्योंकि ये हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को चैलेंज करेंगे, और क्योंकि ये प्रूवन और एक्सपीरियंस पर डेवलप किए गए सिस्टम है तो डेफिनेटली इनके पास एक अपर एडवांटेज रहेगा। और अगर इनको इंडियन नाम चिपका कर हम इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में रखेंगे तो डेफिनेटली ये ज़्यादा बेहतर पैरामीटर्स में निकल कर सामने आएंगे और हमारी डोमेस्टिक R&D को हर्ट करेंगे। तो उससे हमें बचना है। इंस्टेड हमें तरीके देखने चाहिए कि इजराइल की एक्सपर्टीज़ को हम डोमेस्टिक R&D में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का TOT, नो हाउ और नो वाई को इंक्लूड करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस पर बिल्ड होकर हम ज़्यादा बेहतर सिस्टम मिलकर बना सकते हैं। तो ये दोनों कंट्री के फ़ायदे के लिए है। उन सिस्टम को हम कस्टमाइज़ करें इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, और उसके फ्यूचर इटरेशंस पे निकालें। ये चीज़ हमने करी हुई है। बराक 8 जैसे प्रोजेक्ट में जॉइंटली हमने काम किया है और एक वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम हमने डेवलप किया है। इवन हमारी नेवी और इवन आर्मी और एयरफोर्स तक उस पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, और वहाँ से कई ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आई हैं जो कि हमारे डोमेस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हैं। इवन रडार्स को लेकर भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज जो हैं हमें इजराइल से मिली हैं। तो DRDO का कोलैबोरेशन इजराइल से रहा है। यही कोलैबोरेशन अगर प्राइवेट सेक्टर में चला जाए तो प्राइवेट सेक्टर में भी इनोवेशन बढ़ जाएगा, और इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए इंडिया इजराइल के बीच में डिस्कशन चल रहा है। ये अच्छी न्यूज़ हम आपको देना चाहते हैं। तो आज से करीबन 8 दिन पहले जो इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के DG हैं, मेजर जनरल आमिर बरम, इन्होंने इंडिया विजिट करी थी और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले थे। तो यहाँ पर डिस्कशन हुए थे जो बायलैटरल डिफेंस और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है उसको और डीपन करने के लिए।
तो ये चीज़ आपने देखी होगी कि कुछ समय से इजराइल द्वारा पुश किया जा रहा है इनके वेपन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए, और ये काफ़ी हद तक कोऑपरेशन को सामने रख रहे हैं, कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी शेयर करने के काफ़ी क्लोज हैं। तो डेफिनेटली कुछ भी यहाँ पर फ्री नहीं होता है, इजराइल का यहाँ पर फ़ायदा है, तभी वो इस कोऑपरेशन के लिए आगे आए हैं और हमने एक्सप्लेन किया कि उनका फ़ायदा क्या है। तो इजराइल द्वारा वैसे वेपन्स भी ऑफर किए जा रहे हैं जो कि हमारे लिए क्रूशल हो सकते हैं, जैसे कि गोल्डन होराइजन मिसाइल का नाम सामने आया था। इस मिसाइल की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर्स की बताई जाती है, और ये एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इजराइल ने ईरान के अगेंस्ट भी यूज़ करी थी और काफ़ी एक्यूरेट स्ट्राइक इनसे करी गई थी। तो अगर आप एयर लॉन्च म्यूनिशंस की बात करेंगे तो पहले से हम कई इजरायली वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें रैम्पेज मिसाइल भी शामिल है, साथ में अभी एयर लोरा मिसाइल भी आने वाली है, उसके साथ यहाँ पर गोल्डन होराइजन ऐड हो रही है। तो रैम्पेज से आपको 250 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है, एयर लोरा से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, और गोल्डन होराइजन से ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की रेंज हम अचीव करेंगे। तो जो हमारी स्टैंड ऑफ स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। साथ में गोल्डन होराइजन का एक और इम्पॉर्टेंट पर्पस है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे द्वारा इंडिया के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बनाया जा रहा है। अभी हमने हाल में ही BMD फेज़ 2 को टेस्ट किया, जिसमें AD1 और AD2 दोनों का टेस्ट किया गया। तो इनके साथ हमें मिलती है करीबन 5000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी, जो कि ICBM कैटेगरी में आते हैं। तो जब आप ऐसे मिसाइल सिस्टम्स को बनाते हैं तो जो चैलेंज आता है वो टेस्टिंग का आता है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये मिसाइल जो कि स्पैरो सीरीज़ पर बेस्ड है, ये एक्चुअली इजराइल द्वारा इस्तेमाल करी जाती थी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को टेस्ट करने के लिए। तो ये मिसाइल ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकती है, जो कि मैक 9 तक पहुंच सकती है, और उसके बाद ये मनूवर्स भी परफॉर्म कर सकती है और एक सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी रियलिस्टिक थ्रेट की तरह एक्ट कर सकती है आपके BMD को चैलेंज करने के लिए। तो ये रडार कैसे इनको ट्रैक कर पाते हैं और किस तरीके से इंटरसेप्शन क्रिएट कर पाते हैं, इसकी टेस्टिंग के लिए यूज़ करी जा सकती हैं। साथ में इंटरसेप्शन की कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए या फिर वैलिडेट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रलय जैसी मिसाइल भी हम डेवलप कर सकते हैं, एयर लॉन्च उसको बना सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। अभी इस मिसाइल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपने BMD सिस्टम को पॉलिश करने के लिए, तो ये डेफिनेटली हमारे लिए काफ़ी क्रूशल हो सकता है। बाकी एक और यहाँ पर हम छोटी सी चीज़ ऐड कर देंगे कि जो गोल्डन होराइजन की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर की बताई जाती है, ये पब्लिक डोमेन में है। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ फिगर्स 1500 से 2000 किलोमीटर की रेंज भी क्लेम करते हैं, जो कि स्पेशली चाइना के अगेंस्ट में इसको एक क्रूशल वेपन बना देगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।